जय हिंद डिफेंस लवर्स। तो आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत और यूके के रक्षा मंत्री की बायलैटरल मीटिंग में टेम्पेस्ट 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम पर भी हो सकता है डिस्कशन। फॉर्मर इंडियन हाई कमिश्नर ने रिवील किया कि कैसे पुलवामा के बाद 9 मिसाइलें तैनात हो गई थी पाकिस्तान पर। डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया काउंटर ड्रोन सिस्टम प्रोडक्शन के लिए तैयार। इसराइल कल से लक्षद्वीप में शुरू करेगा डीसैलिनेशन प्रोग्राम। और उल्फा आई ने म्यांमार में स्थित उनके एक कैंप पर इंडियन आर्मी द्वारा ड्रोन से हमला करने का किया दावा। तो जैसे कि तय था, आज 8 जनवरी से भारतीय रक्षा मंत्री की यूके की ऑफिशियल विजिट की शुरुआत हो चुकी है। और जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि भारतीय रक्षा मंत्री की इस यूके विजिट के दौरान भारत और यूके के बीच कुछ महत्वपूर्ण डिफेंस डील्स के बारे में डिस्कशन भी किया जाएगा। लेकिन अब इससे जुड़े एक रिपोर्ट ट्रिब्यून की तरफ से भी देखने को मिली है और जिसमें इस बात की उम्मीद जताई गई है कि भारत और यूके के रक्षा मंत्रियों की बायलैटरल मीटिंग के दौरान टेम्पेस्ट 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम पर भी मुख्य रूप से डिस्कशन हो सकता है। और जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि जो टेम्पेस्ट प्रोग्राम है तो उसमें यूके, इटली और जापान की पार्टनरशिप के साथ शामिल है। और इस प्रोजेक्ट में शामिल सभी पार्टनर्स ने भारत को भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाने में दिलचस्पी दिखाई है। और इस टेम्पेस्ट प्रोग्राम के तहत जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसे 2035 तक रोल आउट करने की योजना है। और ये लगभग वही टाइमलाइन है जब भारत अपने एमका मार्क 2 प्रोग्राम को भी रोल आउट कर सकता है। और एमका मार्क 2 जो कि 5.5 जनरेशन का फाइटर होगा और जिसमें 6th जनरेशन फाइटर्स की भी कुछ कैपेबिलिटीज रहेंगी। बाकी इसके अलावा इस साल के रिपब्लिक डे परेड के दौरान इंडियन एयरफोर्स के कंटिजेंट के हिस्से के तौर पर विमेन अग्निवीर वायु सोल्जर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। फॉर्मर इंडियन हाई कमिश्नर श्री अजय बिसारिया ने अपनी एक नई बुक जिसका नाम है एंगर मैनेजमेंट द ट्रबल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो इस बुक में पुलवामा हमले के बाद की कई ऐसी घटनाओं का खुलासा किया है जो आपको भी पता होनी चाहिए। जैसे कि उन्होंने बताया कि कैसे पुलवामा के बाद भारत की एक जबरदस्त कूटनीति के कारण पाकिस्तान डर गया था और जिसके चलते उसे अपनी टेरर पॉलिसी पर फिर से विचार करने पर मजबूर होना पड़ा था। इतना ही नहीं बल्कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के अगले दिन यानी कि 27 फरवरी 2019 को जब हमारे एक पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान द्वारा कैप्चर कर लिया गया था और पाकिस्तान हमारे पायलट को ना छोड़ने की बात कह रहा था, तब भारत ने 9 मिसाइलें पाकिस्तान पर दागने के लिए उसकी तरफ मोड़ दी थी और इन्हें पाकिस्तानी सीमा के बेहद ही नज़दीक तैनात किया गया था। लेकिन भारत ने ही जैसी अपनी मिसाइलों को सीमा की तरफ घुमाया तो उधर पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी सेना के इरादे बदल गए और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान लगातार भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए कॉल कर रहे थे। और अजय बिसारिया जी ने अपनी इस बुक में ये लिखा है, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के पकड़े जाने के बाद भारत में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सोहेल महमूद की उनके पास कॉल आई थी और उन्होंने बताया कि इमरान खान पीएम मोदी से बात करना चाहते हैं। तब उसके बाद अजय बिसारिया ने दिल्ली से संपर्क किया और फिर महमूद को बताया कि पीएम मोदी अगले कुछ घंटों तक उपलब्ध नहीं है। उसके बाद पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सोहेल महमूद ने अजय बिसारिया जी को फ़ोन नहीं किया और फिर 28 फरवरी को विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को छोड़ने की घोषणा करते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तानी संसद में कहा था कि उन्होंने रात में पीएम मोदी से बात करने की कोशिश करी थी और पाकिस्तान ये दिखा रहा था कि उसने शांति के लिए विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को छोड़ा है। लेकिन अमेरिका और इंग्लैंड ये जानते थे कि भारत की धमकी और मिसाइलों के डर की वजह से ये काम पाकिस्तान ने किया है और भारत ने अमेरिकी और इंग्लैंड के राजदूतों को अपने इस कदम की जानकारी दे दी थी। और जबकि कुछ इनवॉइस थे जिन्होंने रातों रात भारत के फॉरेन सेक्रेटरीज को कॉल किया था कि पाकिस्तान न केवल विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को रिलीज करने के लिए तैयार है बल्कि वो भारत के पुलवामा डोजियर पर भी एक्ट करेगा और टेररिज्म वाले इशू को भी एड्रेस करेगा। और अजय बिसारिया ने अपने इस बुक में ये भी लिखा है कि बाद में एक वेस्टर्न डिप्लोमेट ने भी उन्हें ये बताया था कि भारत के इस एक्शन ने पाकिस्तान को अपनी टेरर पॉलिसी पर फिर से विचार करने पर मजबूर किया था। और इस बुक से इस बात का भी खुलासा हुआ है कि कैसे भारत के इस एक्शन के बाद पाकिस्तान के अंदर खौफ इतना आ गया था कि कुछ महीनों बाद आईएसआई के बेहद ही क्लोज कॉन्टैक्ट द्वारा अजय बिसारिया को पाकिस्तान से सुबह 2 बजे एक फ़ोन कॉल आया और जिस पर उन्होंने अलकायदा द्वारा भारत में किसी हमले को अंजाम दिए जाने वाली घटना के बारे में इंडियन हाई कमीशन को अलर्ट किया था। और ये पाकिस्तान की तरफ से शेयर की गई एक जेन्युइन टिप थी और जिसका कारण शायद यह है कि पाकिस्तान नहीं चाहता था कि पुलवामा जैसा एक्शन भारत दोबारा से ले। और इसके अलावा जनरल बाजवा उस वर्ष जून में होने वाली एससीओ समिट से पहले वातावरण को इम्प्रूव भी करना चाह रहे थे। और बाकी आपको बता दें कि ये जो बुक है जिसमें सब चीज़ें रिवील की गई है तो वो अमेजॉन पर भी उपलब्ध है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन्स के बढ़ते हुए खतरे को ध्यान में रखते हुए डीआरडीओ ने स्वदेशी तौर पर काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी को विकसित किया है जो कि सभी टाइप्स के ड्रोन को काउंटर करने में सक्षम है और इसमें डिटेक्शन, सॉफ्ट किल, हार्ड किल हर तरह की कैपेबिलिटी मौजूद है। और डीआरडीओ का एक काउंटर ड्रोन सिस्टम अपने प्रोडक्शन के लिए तैयार है और इसे इंडियन आर्म फोर्सेस और बाकी की इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज के सामने ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट भी किया जा चुका है। बाकी इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु को ट्रांसफ़र की गई है
जो कि इस सिस्टम की प्रोडक्शन एजेंसी है, और जबकि इन एंटी ड्रोन सिस्टम्स के प्रोडक्शन के लिए 4 और इंडियन कंपनीज हैं जिन्हें इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि बेंगलुरु बेस्ड एरोस्पेस फर्म गोपालन एरोस्पेस, तो उनकी तरफ से DRDO को कस्टम बिल्ट 4 एक्सल हाइड्रोलिक सस्पेंशन के साथ ग्राउंड व्हीकल डिस्पैच किए गए हैं, जो कि 54 टन तक के पेलोड को कैरी करने में सक्षम है। और ये जो प्रोजेक्ट है इसे 8 महीनों के अंदर कंप्लीट किया गया है। और कंपनी का कहना है कि उनके इन हाईली सोफिस्टिकेटेड व्हीकल्स को डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए ही खास तौर पर डिज़ाइन किया गया है और एक कमाल की मजबूती और मैन्यूरेबिलिटी दोनों प्रदान करते हैं। बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख ही चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपको तलाश है एक ऐसे वन स्टॉप सॉल्यूशन की जहाँ आपको मंथली बेसिस पर डिफेंस सेक्टर के सभी महत्वपूर्ण इवेंट्स की जानकारी मिल जाए, तो उसके लिए आप डिफेंस स्कॉट की डेडिकेटेड डिफेंस ई मैगजीन डिफेंस 360 को कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आप कूपन कोड भारत का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी इस ई मैगजीन में आप स्पेशल डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं, और उसको बाय करने का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मालदीव के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री पर अपमानजनक टिप्पणी वाले मामले के तहत मालदीव्स में भारतीय हाई कमिश्नर ने मालदीवियन ऑफिशियल के साथ मीटिंग कंडक्ट करी थी, और जिसमें भारत और मालदीव के बायलैटरल इश्यूज को डिस्कस किया गया। और जबकि इससे पहले भारत में जो मालदीव्स के एनवॉय हैं तो उन्हें भी दिल्ली साउथ ब्लॉक में भारतीय विदेश मंत्रालय में बुलाया गया था। हालांकि वो भारतीय विदेश मंत्रालय के ऑफिस में सुबह 9:35 पर आए थे और 9:40 पर वापस चले गए थे, यानी कि केवल 5 मिनट की मुलाकात थी। और उस 5 मिनट में क्या हुआ वो तो खैर उन्हें अच्छे से पता होगा। और जबकि आज सोमवार को इजराइल की तरफ से कहा गया कि उनकी एक टीम ने पिछले साल लक्षद्वीप को विजिट किया था और इजराइल लक्षद्वीप में डिसैलिनेशन प्रोग्राम को शुरू करने के लिए तैयार है। और ये जानकारी इजरायली एम्बेसी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके दी है। और जो ये डिसैलिनेशन वाला प्रोग्राम है इसे कल से ही शुरू करने की बात की गई है। और जबकि मालदीव्स में पार्लियामेंट्री माइनॉरिटी लीडर अली आजिम ने मालदीव्स के राष्ट्रपति को पद से हटाने वाले कदम को उठाने का आह्वान किया है, और जिसे मालदीव गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अपमानजनक टिप्पणियों के बाद नो कॉन्फिडेंस वोट की बात भी की गई है। स्ट्रेट न्यूज ग्लोबल के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से बताया गया है कि पूर्वी लद्दाख में LAC पर भारत और चीन के बीच शुरू हुए स्टैंड ऑफ के 3.5 साल बीत जाने के बाद LAC पर सिचुएशन स्टेबल बनी हुई है, लेकिन ये काफ़ी सेंसिटिव बनी हुई है और नॉर्मल नहीं है। और उनका यह भी कहना था कि 7 फ्रिक्शन पॉइंट्स में से 5 को रिजॉल्व किया जा चुका है, और अभी दोनों देशों के बीच एक ट्रस्ट को फिर से स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है, और कई अलग अलग लेवल्स पर इंगेजमेंट ऑलरेडी चल रही है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज सोमवार को प्रतिबंधित संगठन उल्फा आई की तरफ से क्लेम किया गया है कि भारत के फोर्सेस ने म्यांमार में स्थित उनके कैंप्स पर कल रविवार को ड्रोन से स्ट्राइक करी थी, और इस स्ट्राइक में उनके कैडर के 2 लोग घायल हुए हैं। उल्फा आई के क्लेम के मुताबिक उनके कैंप पर ड्रोन की मदद से 3 बॉम्ब ड्रॉप किए गए थे। पहला ड्रॉप किया गया था शाम को 4:10 पर, फिर दूसरा उसके 2 मिनट बाद, और तीसरा 4:20 पर। और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में यह भी लिखा है कि तीसरा बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं हुआ, बाकी इस स्ट्राइक में उनके ऑर्गेनाइजेशन के 2 मेंबर्स को माइनर सी इंजरीज आई हैं। हालांकि उल्फा आई का दावा तो यह है कि यह हमला भारत की सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा कंडक्ट किया गया है, लेकिन वो ये दावा किस चीज़ के आधार पर कर रहे हैं तो वो उन्होंने नहीं बताया है। बाकी फिलहाल अभी जिसमें हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उल्फा आई के इस क्लेम पर भारत की तरफ से कोई ऑफिशियल कमेंट अभी तक देखने को नहीं मिला है, पर अगर इस पर कोई भी अपडेट आता है तो डिफेंस अपडेट के माध्यम से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी, और क्विक अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। और जबकि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गुवाहाटी बेस्ड एक आर्मी ऑफिसर की तरफ से कहा गया है कि इस तरह के इंसिडेंट के बारे में उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और चूंकि ये इंसिडेंट किसी दूसरी कंट्री में हुआ है तो विदेश मंत्रालय का ही इस पर कमेंट करना ज़्यादा सही रहेगा। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2013 में पाकिस्तानी बैट के कायरतापूर्ण हमले में लांस नायक हेमराज और लांस नायक सुधाकर सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1969 में नागालैंड में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर MMS बजाज वीरगति को प्राप्त हुए थे, और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट होने वाला सबसे पहला फाइटर जेट कौन सा था। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, और squadron.in पे जाके नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।